अंजलि को देखने के लिए अंकित अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आया। अंजलि ने सबको प्रणाम किया और सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई। कुछ देर बाद, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, बड़ी संस्कारी है। लेकिन आपने ये लहंगा चोली क्यों पहना है? वो हम गुजरातियों में लहंगा चोली ज्यादा पहनते हैं, खासकर किसी भी त्योहार पर। क्यों, आपको ये पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, होने वाली बहू, तू तो इसमें बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ होने वाली भाभी, लहंगा चोली तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं मोटी हूँ ना, तो जैसे ही लहंगा चोली पहनकर जाती हूँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए अपने को तो अभी सूट ही जमता है। फिर देखने दिखाने की रस्म पूरी हुई और अंजलि सबको पसंद आ जाती है। और कुछ दिनों बाद अंजलि की शादी अंकित से हो गई। अंजलि ब्याह कर अपने ससुराल आई। उसकी सास ने उसका गृह प्रवेश किया। फिर कुछ रस्में होने के बाद अंजलि अपने कमरे में चली गई। जहाँ जाते ही उसने अपनी शादी का लहंगा उतारा और नाइटी पहन ली। उफ, ये शादी का ब्राइडल लहंगा कितना भारी होता है। सच में हालत खराब हो गई। अब जाकर सुकून मिला है। अगली सुबह अंजलि अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर आई तो उसकी ननद निशा ने उसे देखकर कहा, ये क्या भाभी, आपने साड़ी क्यों पहन ली, लहंगा चोली क्यों नहीं पहनी? अरे बेटी, अब वो हर समय तो लहंगा पहनकर नहीं घूम सकती ना। वो घर के काम करेगी या लहंगा संभालती फिरेगी, और लहंगा पहनकर खाना बनाने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अंजलि रसोई में गई और सबके लिए रबड़ी, पूरी, मटर पनीर बनाकर ले आई। जब वो खाना बनाकर रखने लगी तो निशा ने उससे कहा, माँ, भाभी भले ही लहंगा पहनकर खाना नहीं बना सकती थी, लेकिन अब तो खाना बन गया है ना, तो भाभी खाना तो आप हमें लहंगा पहनकर ही परोसना। ये कहकर निशा अपनी भाभी को कमरे में ले गई और उससे लहंगा पहनने की जिद करने लगी। अंजलि ने भी अपनी ननद का मन रखने के लिए लहंगा चोली पहन ली। फिर सबको खाना परोसने लगी। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी बहू हमें मिली, सुंदर, सुशील, गुणवान, और खाना भी कितना बेहतर बना लेती है। अब अगले दिन अंजलि की मुंह दिखाई थी तो निशा ने फिर से उससे लहंगा चोली पहनने की जिद की। अपनी ननद का दिल रखने के लिए उसने एक और बार लहंगा चोली पहन लिया। मोहल्ले की औरतों ने उसे देखा तो उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर निशा को खाने पीने का बड़ा शौक था, जिस कारण वो अपनी भाभी से हर वक्त कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करती रहती। भाभी, मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार पास आता है। ऐसा करती हूँ, पहले रसोई साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी घर की सफाई निपटा लूंगी। अंजलि घर की साफ सफाई करने लगती है और निशा आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी विमला वहां आती है। अरे मोटो, तू भी अपनी भाभी की कुछ मदद कर दे, जब देखो बस ठूसते ही रहती है। उसकी पहली दिवाली है इस घर में और तू है कि। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। निशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है। अंजलि सारे घर की सफाई अकेले ही करती है। फिर शाम को वो और निशा दिवाली शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ हर तरफ दिवाली की रौनक थी। निशा को एक लहंगा बड़ा पसंद आता है और वो अपनी भाभी से जिद करती है कि वो दिवाली पर वही लहंगा पहने। अपनी ननद के कहने पर अंजलि वो लहंगा खरीद लेती है। फिर अगले दिन वो सारे घर की सजावट करते हैं। आज भाभी के इस घर में पहली दिवाली है। उनकी पहली दिवाली ऐसी यादगार बनाऊंगी कि उन्हें उम्र भर याद रहे। शाम को अंजलि तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। सभी तैयार होकर एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं और उसके बाद सब एक साथ आंगन में आकर पटाखे जलाने लगते हैं। सब दिवाली की मस्ती में मगन होते हैं कि तभी निशा चुपके से अंजलि के पास पटाखा लगा देती है, जिससे उसके लहंगे में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! फिर निशा जल्दी से अपनी भाभी का लहंगा खींच देती है। अंजलि का लहंगा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो तो शुक्र था कि उसने अंदर जीन्स पहनी हुई थी। अच्छा हुआ निशा जो तूने बहू को बचा लिया। माँ, बचाया नहीं बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की। मैंने देखा उसने जानबूझकर उसके लहंगे में आग लगाई है और फिर उसको खींचा। बोलो निशा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, नहीं तो लगाऊंगा खींच के। अरे नहीं नहीं, उसे मत मारिए। अपनी भाभी की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। आप सब हमेशा भाभी की खूबसूरती की तारीफ करते रहते थे और जब से वो यहाँ आई है उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। माँ भी उन्हीं की तरफदारी करती थी। मैं उन्हें बेइज्जत करना चाहती थी, इसलिए हमेशा उनसे लहंगा चोली पहनने की जिद करती, ताकि मैं उनके लहंगा खींचकर उन्हें अच्छा सबक सिखा सकूं। ये सब मैंने जलन में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, सच में आप बहुत अच्छी है। फिर अंजलि निशा को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। फिर सभी मिलकर एक साथ दिवाली मनाते हैं। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी?
आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ये लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे, वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथ ही उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे, मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए, इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता, ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई।
लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी, अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो। और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी।